गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो अपना 12th का हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरिल हैलाइड शुरू किया था। कौन सा टॉपिक शुरू किया था? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एरिल हैलाइड होते क्या है। वो हैलाइड जो डायरेक्टली सीधे ही क्या होते हैं, एरोमेटिक रिंग से एरोमेटिक वलय से जुड़े होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हैलाइड। जो डायरेक्टली किससे जुड़े होते हैं? एरोमेटिक वलय से। हमने क्या जोड़ा था? बेंजीन से, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, इसलिए बेंजीन से जुड़े हुए यौगिकों को भी हम लोग क्या बोल देते हैं? एरोमेटिक हैलाइड्स। ठीक है, तो एरिल हैलाइड्स या एरोमेटिक हैलाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो एरिल हैलाइड के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद में हम लोगों ने देख लिया कि इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड हो जाता है, तो इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। वो कम क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, इसलिए वो बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो हम लोगों ने करी थी कि इसके अंदर किस प्रकार से उसको विरचन किया जाता है, ये निर्माण किया जा सकता है। तो निर्माण की विधि में हम लोगों ने फर्स्ट जो हैलोजनीकरण और हम लोगों ने क्लोरीन जोड़ा था, इसलिए क्लोरीनीकरण कर सकते हैं। अच्छा, क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण से ऐसे ही रिएक्शन जो मैंने विद मैकेनिज्म आपको समझाई थी वो आप कर सकते हो। सेम प्रोसेस ब्रोमीन के साथ कर सकते हो, सेम ही क्लोरीन के साथ कर सकते हो, लेकिन जो फ्लोरीन है उसके साथ नहीं कर सकते। आयोडाइड है वो क्या करता है? रिएक्शन तो कर लेता है, लेकिन फिर से क्या कर लेता है? रिएक्टेंट का निर्माण कर लेता है प्रोडक्ट से दोबारा, यानी कि यहाँ पे फिर से रिएक्शन हो जाती है। इस वजह से और फिर से रिएक्शन को रोकने के लिए वहां पे कुछ HNO3 वाले प्रोडक्ट ऐसे कुछ मिलाए जाते हैं ताकि वो रिएक्शन क्या हो? एक ही डायरेक्शन के अंदर संपन्न हो। ये तो बात हो गई एरिल हैलाइड्स के बारे में। अब हम लोगों ने विरचन की विधि एक पढ़ ली। नेक्स्ट विधि की हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कैसे करा सकते हैं विरचन, कैसे मतलब प्राप्त कर सकते हैं एरिल हैलाइड। देखिए, लास्ट हम लोगों ने हैलोजनीकरण पढ़ा था कि हैलोजनीकरण के अंदर आप लोगों ने क्लोरीनीकरण करा था। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कि पार्श्व श्रृंखला में क्लोरीनीकरण। पार्श्व श्रृंखला में क्लोरीनीकरण, तो आपका दूसरा जो मेथड होगा वो यही होगा, पार्श्व तो देखिए इसके अंदर क्या करना होता है, आप लोग को क्या लेना होता है, कोई भी आपका जो टोलुइन कंपाउंड है या फिर जो आपका एल्किल बेंजीन है वो लेना होता है। एल्किल बेंजीन बोले तो कि बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्किल ग्रुप जड़ा होना चाहिए। मान लो हमने CH3 जोड़ लिया, उसकी अभिक्रिया हम लोग हैलोजन के साथ कराते हैं। अब क्लोरीनीकरण पढ़ रहे तो हम क्लोरीन के साथ करा देंगे, और किसी भी कोई भी हैलोजन जो वाहक है उसकी अनुपस्थिति में, हैलोजन वाहक की अनुपस्थिति में हैलोजन के साथ में कराते हैं। और प्रेजेंस किसकी लेते हैं? सूर्य का प्रकाश और HNu लाइट, ये आप लोग क्या लेते हो? प्रेजेंस लेते हो। इनकी प्रेजेंस में हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जो इसकी पार्श्व श्रृंखला है CH3, यहाँ पर क्या होता है? क्लोरीनीकरण होता है। यानी रिंग के अंदर फिर क्लोरीनीकरण नहीं होगा, हैलोजन कैरियर तो है नहीं यहाँ पे, तो हैलोजन वहां की अनुपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्शन करेगा, तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा CH2Cl। तो इस प्रकार से, लेकिन ये बताओ ये क्या है? आपके बेंजील क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है उसका संकरण देखें तो संकरण क्या है इसका? sp3 है। तो ये कौन सा क्लोराइड है? बेंजील। एरिल में नहीं आएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए पार्श्व और किसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने एक तो एक ही मॉल Cl2 का लिया। अब हमने क्या लिया? हैलोजन को आधिक्य में ले लिया। हैलोजन आधिक्य में लेंगे तो क्या होगा? आपने क्या लिया? जैसे ये रिएक्शन आपकी खत्म हुई, आपने स्टार्टिंग से, चलो ये कर लेते हैं हम लोग, CH3 और Cl2
HNO ओके। क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है, CH2Cl प्लस में यहां से HCl निकल जाएगा, फिर हम लोग इसको Cl2 दे रहे हैं और HNO लाइट। क्या होगा, फिर से एक H यहां से और एक Cl यहां से निकल लेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा देखना, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन बच गया भाई, दो थे एक तो निकल गया, तो दो, और ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया तो CHCl2 और एक HCl यहाँ से भी बाहर निकल गया। फिर एक और हाइड्रोजन और है, एक और हाइड्रोजन और है, तो हम लोग एक अणु और Cl2 के साथ करा सकते हैं। HNO लाइट की प्रेजेंस में यहाँ से HCl निकल जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा CCl3 ओके। अब यहां से भी क्या निकला, HCl। इस प्रकार से क्या हुए कि हैलोजन के जो आपके डेरिवेटिव्स है वो आपको क्या हुए, प्राप्त हुए अलग अलग प्रकार के। वहां पे आप लोगों ने प्राप्त किया, देखो एल्किल बेंजीन की, एल्किल हैलाइड की जैसे जैसी रिएक्शंस पढ़ी थी लगभग वैसी वैसी सी रिएक्शन यहाँ पर आएंगी। एल्किल हैलाइड में आप लोगों ने नहीं पढ़ा क्या, CH4 की रिएक्शन कराई Cl2 के साथ में, फिर CH3Cl बना, फिर दोबारा Cl2 के साथ में कराई तो CH2Cl2 बना, दोबारा Cl2 के साथ में रिएक्शन कराई तो CHCl3 बना, दोबारा Cl2 के साथ में कराई तो CCl4 बना। ऐसे करके हमें 4 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त हुए थे। ऐसे ही करके आप यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हो, 1 2 3 4 इस टाइप से ओके। तो ये हमारे क्या हो गए कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे तो 3 प्रकार के जो आपके प्रोडक्ट प्राप्त हो गए। CH4 में 4 हाइड्रोजन होते हैं तो 4 प्रकार के हमने प्रोडक्ट प्राप्त कर लिए। इज दैट क्लियर कि ये हमारे क्या हुए, एक विचलन की विधि ये भी हुई कि 5 श्रृंखला में हैलोजनीकरण से ओके। नेक्स्ट विधि की हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारी विधि आती है वो आती है डायजोटीकरण। डायजोटीकरण देखिए क्या होता है, डायजोटीकरण होता है एनिलीन। अच्छा एनिलीन सुना है आप लोगों ने, एनिलीन क्या होता है, एनिलीन मैं आपको बता दूं, जब बेंजीन रिंग पर NH2 जुड़ा होता है तो इसको कहा जाता है एनिलीन, और वही अगर बेंजीन रिंग पे CH3 जुड़ा होता है, अभी अभी हमने लिखा उसको बोलते हैं टोलुइन ओके। तो ये क्या था एनिलीन, और 2 CH3 होते तो उसको बोलते हैं क्रिसोल। ठीक है, ये थोड़े थोड़े से हैं, ये आप लोग याद रखना। जैसे कि मान लो इसको आपने क्या बोला, CH3 जुड़ा है तो टोलुइन, ठीक है। अगर यहाँ पर OH जुड़ा है तो फिनोल, अगर मान लो सपोज 2 CH3 जुड़ गए तो क्रिसोल। ठीक है, ये ऐसे ऐसे नाम है और यही नाम इनके ज्यादा यूज में ले जाते हैं। इसको देखो मैथिल बेंजीन बहुत कम बोलते हैं, टोलुइन बोला जाता है। इसको भी एमिन बेंजीन कम बोलते हैं, बल्कि क्या बोला जाता है, एनिलीन बोला जाता है। तो आप इनके जो ये नाम है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा यूज में लिए जाते हैं, तो आप ये करते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल क्या होता है, HNO2 के साथ कराने पर डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है। देखिए क्या है, आप लोगों ने लिया एनिलीन, उसकी रिएक्शन कराई HNO2 के साथ में, तो आपका जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइजोनियम लवण। अब देखिए क्या होती है रिएक्शन, रिएक्शन होती है कि आपने क्या लिया, एनिलीन लिया, इसकी रिएक्शन कराई आपने HNO2 के साथ में। ठीक है, किसके साथ कराओगे, इसकी HNO2 के साथ में, और प्लस में इसके साथ में कराते हैं HCl।
होगा देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा 2 हाइड्रोजन ये रहे, 1 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये रहा, कितने हाइड्रोजन हो गए 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 2। ठीक है, तो या तो आप लोग 2H2O निकाल दोगे, या फिर देखिए यहाँ पर HNO2 के साथ बजाय यहाँ पे NaNO2 के साथ में भी रिएक्शन कराई जाती है। तो NaNO2 में क्या हो जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगी, पहले आप इसको समझिए। हमने क्या किया, HNO2 लिया, HCl लिया, NH2 है, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2H2O निकल जाएगा, जुड़ेगा क्या कर, यहाँ से देखिए N और ये N, ठीक है, कितना हो जाएगा N2 और यहाँ पे Cl। तो इस प्रकार से एक अणु हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं डाईएज़ोनियम लवण। इसको क्या कहते हैं, डाईएज़ोनियम लवण। N2 है तो डाईएज़ोनियम लवण। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन हो गई है आपकी डाईएज़ोटीकरण। अब देखिए आप लोग ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन मैंने क्या कहा, HNO2 के साथ भी तो करा ही सकते हैं, NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। तो उस टाइम पर भी प्रोडक्ट तो यही बनेगा, प्रोडक्ट तो यही बनेगा। इसमें लास्ट में क्या बना 2H2O, और इसके अंदर यह तो प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, साइड प्रोडक्ट देखिए क्या क्या निकल जाते हैं। साइड प्रोडक्ट निकलता है Na, इसका O और इसका H, NaOH। ठीक है, तो एक तो क्या निकल जाता है NaOH, और क्या निकलेगा देखिए, ये हो गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा और इसके क्या निकले, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बच गए भाई। देखो ये Na और इसका A, एक O और इसका H, NaOH तो हो गया। अब इधर का ये Cl तो लास्ट में जुड़ेगा, ये N लास्ट में जुड़ेगा, तो यहाँ पे O ही बचा ना एक, और इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो NaOH प्लस H2O। तो याद रखना, अगर आप HNO2 ले रहे हो, पहले से H ले रहे हो, तब तो 2H2O निकाल देना, सीधी सी है। अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो आप क्या करोगे, NaNO2 HCl और जो आपका सोडियम नाइट्राइट बोलते इसको, और तो क्या निकलेगा आपका NaOH और H2O निकल जाएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बेंजीन रिंग पे अगर NH2 जुड़ा है तो उसको हमने क्या कहा है, एनिलीन का है। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 जुड़ा है तो उसको हमने क्या कहा है, एनिलीन का है। अगर बेंजीन के ऊपर आपका N2Cl जुड़ा है, बेंजीन के ऊपर यदि आपका N2Cl जुड़ा है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं डाईएज़ोनियम लवण। लवण क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव है इसलिए। ठीक है, ओके। और ये कुछ इसके अंदर प्रेफरेबल टेम्परेचर होता है जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन संपन्न होती है, तो आप लोग वो टेम्परेचर 227 कुछ समथिंग होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसी रिएक्शन से आगे रिएक्शन चलती हैं। पहले रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ, सैंडमेयर अभिक्रिया। और ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछ भी जाती है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। तो सैंडमेयर अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सैंडमेयर अभिक्रिया में हम लोग का क्या होता है कि हम लोग क्या लेते हैं, जो हमारा डाईएज़ोटीकरण से जो प्रोडक्ट मिलता है यानी कि डाईएज़ोनियम लवण, उसको हम लोग लेते हैं। डाईएज़ोनियम लवण लिया भी, डाईएज़ोनियम लवण लिया, उसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे Cu2Cl2 की प्रेजेंस में HCl के साथ में, Cu2Cl की प्रेजेंस में, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में HCl के साथ में। सपोज करो आपको मैंने ऐसी रिएक्शन दे दी है, तो ये रिएक्शंस क्या प्राप्त होगी, प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए यहाँ पे आपके हिसाब से। क्या होगा कि आप लोग Cu2Cl2 HCl के प्रेजेंस में जैसे कराते हो, तो यहाँ पे आपका प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, जैसे हम इसको हीट करते हैं, यहाँ से N2 गैस निकल जाती है और क्या प्राप्त हो जाता है आपको, क्लोरोबेंजीन।
अब इसी में क्या करा सकते हैं हम लोग, इसी डायजोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया अगर आपने कराई Cu2Br2 HBr के साथ में, तो बताओ क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, तो आपका प्राप्त होगा ब्रोमो बेंजीन। अच्छा, ये दोनों ही अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया के अंदर आती है। चाहे आपने Cu2Cl2 लिया है तो HCl बन जाएगा, Cu2Br2 HBr लिया है तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो एक से आपका क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट मिल गया, एक से आपका ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ से जो N2 गैस है वो यहाँ से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये आपकी जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया आपकी कहलाती है सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है गाटरमान अभिक्रिया। तो देखिए मैं थोड़ा सा यही समझा देती हूँ। गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है, अब देखो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। अब गाटरमान अभिक्रिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आप लोग कॉपर के डस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो डायजोनियम लवण की, यहाँ पे किसके साथ प्रेजेंस में कराते हैं, कॉपर चूर्ण के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, कॉपर चूर्ण के प्रेजेंस में आप लोगों ने क्या कराई है, रिएक्शन कराई है। तो जैसे ही आप कॉपर चूर्ण के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो भी क्या प्राप्त होगा, क्योंकि कॉपर चूर्ण के प्रेजेंस में इसका अपचयन हो जाएगा, ये यहाँ से N2 गैस बाहर निकलवा देगा और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, Cl, और प्लस में N2 गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, सब भी निकलेगी N2 गैस। तो ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोबेंजीन। आयोडोबेंजीन प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या करते हो, अगर आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन Ki के प्रेजेंस में करा दी, तो यहाँ से क्या होगा, Ki के प्रेजेंस में कराने पर इसके ऊपर लग जाएगा I, यहाँ से N2 गैस निकल जाएगा और प्लस में निकल जाएगा KCl, इसका K, इसका Cl, और N2 गैस निकल ही जाएगी और ये आयोडीन यहाँ पे। तो ये जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में अगर डायजोनियम लवण की अभिक्रिया हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करा दी है तो पोटेशियम आयोडाइड क्या हुआ, फिर आयोडोबेंजीन बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। डायजोटीकरण क्या होता है कि एनिलीन की HNO2HCl या NaNO2HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने से डायजोनियम लवण प्राप्त होता है, साथ में वाटर, या फिर आपने NaNO2HCl लिया है तो NaOH और H2O प्राप्त होगा। फिर इसी डायजोनियम लवण से हम लोग 3 प्रकार के एरिल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से, अगर आपने Cu2Cl2 लिया है तो Cl क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 लिया है तो ब्रोमोबेंजीन, अगर आपने सिर्फ कॉपर चूर्ण लिया है तो भी क्लोरोबेंजीन, अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड लिया है तो आपका आयोडोबेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपने 3 प्रकार की क्या प्राप्त कर ली है, एरिल हैलाइड प्राप्त कर ली है। उसके बाद मान लो आपको रिएक्शन करानी है तो आप लोग नेक्स्ट रिएक्शन होती है आपकी रॉस्टिंग प्रक्रम। रशिंग प्रक्रम के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट जो 3rd रिएक्शन आ जाएगी या 4th जो आ जाएगी, प्रक्रम ऐसे होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं। HCl व वायु के साथ उच्च ताप व दाब पर कराते हैं। कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। कैसे, देखिए बेंजीन लिया HCl के साथ में, O2 के साथ में,
ऑक्सीजन के साथ में। हाफ O2 यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग क्लोरीन को एक जगह जोड़ेंगे तो वहां पे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, वो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन चाहिएगा तो हाफ O2 ले लोगे आप। और O2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी O फॉर्म में नहीं लिखी जाती है, ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 की फॉर्म में लिखी जाती है, इसलिए हम लोग एक अणु को के लिए हाफ O2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 200 डिग्री से ज्यादा ही टेम्परेचर लेते हैं, ये टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, मतलब हाई टेम्परेचर ही लेते हैं। और यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट है वो हम लोग ले सकते हैं कॉपर FeCuCl2, ठीक है, CuCl2 ले सकते हैं। और 200 से ज्यादा टेम्परेचर लेंगे, 200-250 तक जो इसका टेम्परेचर हो जाएगा। और आपने क्या किया, और HCl, जो HCl है वो भी क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो आपने क्या किया, 200-250 टेम्परेचर पे इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में HCl गैस पास करवाई, तो क्या होता है, हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा बताओ, क्लोरोबेंजीन प्लस में क्या निकल जाएगा, H2O, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ और प्लस में H2O। तो ये जो क्लोरीन बनाने की कौन सा मेथड होता है, औद्योगिक विधि होती है। इस रॉशिंग प्रक्रम से ही मोस्टली क्लोरोबेंजीन हमारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, रॉशिंग प्रक्रम से। अगे नेक्स्ट जो हम लोग 5th रिएक्शन देखते हैं इसको बनाने की, वो देखते हैं हुन-स्टीकर अभिक्रिया। अच्छा, तुम लोगों को याद हो तो जब मैंने एल्किल हैलाइड पढ़ाए थे एरिल से पहले, तो उसमें भी मैंने हुन-स्टीकर अभिक्रिया का जिक्र किया था। हुन-स्टीकर अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनके सिल्वर लवण की अभिक्रिया अगर हम हैलोजन की उपस्थिति में कराते हैं तो वहां से डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है और एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एरिल के कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे। वहां पे सपोज करो, थोड़ी सी रिएक्शन याद दिला देती हूँ, वहां पे आपने लिया था RCOOAg प्लस में Br2, यही तो लिया था। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ था, AgBr और CO2 निकल गया और ये Br यहाँ पे, तो एल्किल बेंजीन मिल गया। अब हमें एल्किल बेंजीन नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, एरिल हैलाइड चाहिए। यहाँ पे तो एल्किल हैलाइड तो प्राप्त हो गया सभी, अब हमें एरिल हैलाइड चाहिए तो हमें एरिल ग्रुप लेना पड़ेगा। तो हम लोग कोई भी जो आपके एरिल कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ या हैलोजन के साथ कराने पर डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा क्या प्राप्त होता है, एरिल हैलाइड, और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, CCl4 की उपस्थिति में, हैलोजन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर कार्बोक्सिलीकरण द्वारा अब आपने हैलोजन लिखा है ना, तब तो हेलोबेंजीन लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग स्पेशली यहाँ पे ब्रोमीन ही लेते हैं तो आप ब्रोमोबेंजीन लिख सकते हो। सेम है कि नहीं है, सेम ही है ना, बस हमने आर ग्रुप को चेंज किया है। इस बार हमने आर ग्रुप को क्या ले लिया, ये वाला ले लिया, COOAg प्लस में Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहां से क्या होगा आपका, AgBr निकल जाएगा और प्लस में CO2 निकल जाएगा, और यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा।
तो ये नेक्स्ट मेथड है प्राप्त करने का। देखिए रासायनिक प्रक्रम क्या होता है, बेंजीन की अभिक्रिया HCl गैस और वायु के साथ में उच्च ताप दाब पर FeCuCl2 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये आपका रासायनिक प्रक्रम होता है। हुंस्टिकर अभिक्रिया क्या होती है, सेम वही है। हुंस्टिकर में आप कोई सी भी लिख सकते हो। एल्किल बेंजीन एल्किल हैलाइड बनाया तो वो वाली, एरिल हैलाइड बनवाया तो ये वाली। एरिल हैलाइड के लिए क्या हो जाएगी, अगर सिंपल आप सोच रहे हो कि मैडम बाय नेम आ जाए तो हम लोग क्या करें, आप लोग दोनों लिख के आ सकते हो और कोई एक लिख दोगे तो गलत नहीं होगी, ठीक है ना। अगर सिंपल ऐसे याद है हुंस्टिकर अभिक्रिया समझाइए तो मेरा तो सजेशन है दोनों लिखिए कि ये एल्किल हैलाइड के लिए और ये एरिल हैलाइड के लिए। बट अगर आपको कोई भी एक याद है तो आपको पता है एक याद है फिर तो दोनों ही याद है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ आर है और यहाँ पे बेंजीन नहीं है और तो कहीं अंतर ही नहीं है। एक याद है तो दोनों याद है, नहीं तो दोनों ही याद नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एल जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके सिल्वर लवण की रिएक्शन हैलोजन के साथ में CCl4 की उपस्थिति में कराने पर भी कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। और अगर हमने स्पेशली ब्रोमीन लिखा है तो आप हैलोजन की जगह ब्रोमीन लिख दो। ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर भी कार्बोक्सिलिकेन द्वारा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। मैं फास्ट तो नहीं बोल रही ना, बोल भी रही होंगी तो तुम लोग क्या बताओगे। COAG Br2 CCl4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या हो जाएगा, Br, ये CO2 अणु निकल जाएगा और HBr एक अणु निकल जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हुआ आपका, ठीक है। तो ये हमारे एरिल हैलाइड्स हैं वो बहुत लगभग प्राप्त हुए। फिर से बता रही हूँ कि फ्लोराइड को एरिल फ्लोराइड प्राप्त करना बहुत ही क्या है, हार्ड है। एल्किल फ्लोराइड फिर भी प्राप्त होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन से, बट एरिल हैलाइड प्राप्त करना हार्ड है, ठीक है। तो आप लोग ये देख लेना। अब जब हम लोग विर्चन की विद्या कंप्लीट कर लेते हैं, विर्चन की विद्या आपकी इतनी है, विर्चन की विद्या में यही देख लेना, इनसे एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है। विर्चन की विद्या के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके भौतिक गुणधर्म कि ये भौतिक गुणधर्म क्या है। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके रासायनिक गुणधर्म कि रासायनिक गुणधर्म क्या है। भौतिक गुणधर्म के अंदर तो वही है, ठोस अवस्था, गलनांक, क्वथनांक, ये सारे की किसके अंदर विलेय है नहीं विलेय है ये देख लेना, गंधहीन, स्वादहीन, ठीक है। वो आपको जस्ट याद करना है। एक मैं आपको उसका भौतिक गुणधर्म में क्वथनांक गलनांक का बता दूं, जैसे जैसे इनकी साइज बढ़ती जाती है किनकी, हैलोजन की, वैसे वैसे इनका गलनांक और क्वथनांक बढ़ता जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो गलनांक होगा वो आर आई का, जो आपका आर की जगह आप लोगों का कोई भी एरिल वाला हो जाएगा तो आर ही लिख लो, आर की जगह आप लोग एरिल वाला लिख लेना, एरिल समूह। तो आर आई का सबसे ज्यादा, फिर आर बी आर का, फिर आर सी एल का और देन आर एफ का। तो ये आपका गलनांक और जो क्वथनांक है उसका ऑर्डर हो जाता है। तो ये आपका ऑर्डर बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी इसके भौतिक गुणधर्म में कुछ नहीं पूछ जाता। फिर आते हैं हम इसके रासायनिक गुणधर्म पे कि भाई ये रिएक्शंस करके क्या क्या दिखाते हैं। तो आपको पता है जो आपने एल्किल हैलाइड पढ़े थे उसके अंदर वो 4 प्रकार की अभिक्रिया दिखाते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और लास्ट के अंदर ऑक्सीजन वगैरह के साथ में जो अभिक्रिया। 4 टाइप की रिएक्शंस थी ना, कि नाभिक स्नेही, धातु के साथ में एक थी अपचयन अभिक्रिया, जिसके अंदर नाभिक स्नेही में आपने SN1 SN2 पढ़ी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया आप लोगों ने क्या करी थी, कंप्लीट करी थी। और उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग इसके देखें कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया, तो सेम इसके अंदर भी ऐसे ही होगी, नाभिक स्नेही अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया और इसके अंदर अपचयन। तो यही इसके अंदर रिएक्शंस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही रिएक्शंस करेंगे। तो इसकी केमिकल रिएक्शन शुरू करनी है अभी। फिजिकल प्रॉपर्टीज और विर्चन की विधियां वो हो गई हमारी कंप्लीट, तो वो आप लोग पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। और जो इसकी केमिकल रिएक्शंस है उसके अंदर रिएक्शंस है, और इसकी केमिकल रिएक्शन के बाद आपकी फ्रियोन टॉपिक है, फ्रियोन को कैसे लिखते हैं उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, अभी तक तो अपना अच्छे से पढ़िए, और जो इसकी केमिकल रिएक्शन है और फ्रियोन है वो हम लोग नेक्स्ट आगे की वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, इतने आप अच्छे से नोट्स बनाइए। बाय।